नमस्ते एंड वेलकम। ऑनलाइन पीसीटेल फैमिली का और सभी का फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज हमारा टॉपिक है एडीआर, जीडीआर एंड आईडीआर। सो दिस टॉपिक इज़ रिलेटेड विथ सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। लास्ट में जो टॉपिक कवर किया था वो अगर कई लोगों ने अभी भी अगर नहीं देखा है, बिड प्राइस से रिलेटेड था एंड इट वाज आल्सो रिलेटेड विथ राइट इशू। तो अभी भी जो कई सारे ऐसे देखने वाले लोग हैं, ऑलमोस्ट लाइक 65% आर स्टिल नॉट सब्सक्राइब्ड टू माय चैनल। तो आप ज़रूर वीडियो देखें, बिल्कुल देखें, लेकिन चैनल के साथ ज़रूर जुड़ें ताकि आपको रेगुलर वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। ओके, ताकि आपको नॉलेज भी मिलता रहे। कॉमर्स से रिलेटेड एक चैनल है, उनके लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड एक चैनल है। तो अगर आपको कंटिन्यूसली सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, आने वाले समय में इकोनॉमिक्स भी स्टार्ट होगा और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड कंटेंट भी शुरू होंगे। तो अगर आपको ये कंटिन्यूसली सब्जेक्ट चाहिए और आपको इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर अप करने हैं तो जल्द से जल्द इस चैनल के साथ जुड़िए ताकि आपको रेगुलर कंटेंट मिलता रहे, नॉलेज क्रैक करते रहिए। इट विल हेल्प यू इन एग्जामिनेशन, इट विल ऑल्सो हेल्प इन राइटिंग दी एक्यूरेट पॉइंट्स। ओके, सो आई होप definitely you're going to subscribe my channel for the betterment of your studies and for the betterment of your exams in the coming future. So let's start. टॉपिक मैंने शुरू में बता दिया था आप लोगों को। इट इज़ ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट एंड इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट। हम इस टॉपिक में तीनों की तीनों डिपॉजिटरी रिसीट को कवर करेंगे। शुरुआत करते हैं। क्या कंटेंट है, टॉपिक क्या एक्चुअल में। ये पॉइंट ये है कि जब कोई इंडियन कंपनी बाहर के किसी देश में जाके अपना फ़ंड रेज़ करना चाहती है, यानी एक नेशनल कंपनी आगे चल के, है ना, दूसरे देशों में जाके अपना एक फ़ंड रेज़ करना चाहती है, जिसकी वजह से एक इंडियन कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में कदम रखेगी, इंटरनेशनल कंपनी कहलाएगी। अपने ही देश में पैसा रेज़ करने की जो प्रक्रिया होती है हर इंडियन कंपनी को पता होती है, लेकिन जब कोई इंडियन कंपनी बाहर के देश में जाके पैसा रेज़ करने के लिए जद्दोजहद करती है या किसी प्रोसेस को फॉलो करने की कोशिश करती है तो वो प्रोसेस वो डायरेक्टली फॉलो नहीं कर पाएगी। कहने का मतलब यह है, तात्पर्य यह है कि कोई भी इंडियन कंपनी डायरेक्ट किसी भी फॉरेन कंपनी में जाके शेयर इशू नहीं कर सकती, वो किसी के ज़रिए ही काम किया जा सकता है। अगर कोई इंडियन कंपनी अमेरिका में जाके फ़ंड रेज़ करना चाहती है तो भी किसी के ज़रिए ही काम किया जाना चाहिए या करना पड़ेगा। अमेरिका के अलावा और भी कई सारे देश हैं ग्लोबल लेवल पे, और अगर वो यूरोपियन कंट्रीज़ में भी जा रही है अमेरिका के अलावा तो उनको भी, यानी इंडियन कंपनी को किसी के ज़रिए ही शेयर इशू करने पड़ेंगे। ओके, तो स्पेशली अगर कोई भी इंडियन कंपनी अमेरिका में जाके अगर शेयर इशू करती है उसे हम कहते हैं अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। अमेरिका के अलावा अगर वो किसी और देश में जाके भी शेयर इशू करते हैं तो उन्हें वहाँ पे एडीआर नहीं मिलेगा, वहाँ पे उनको इशू किया जाएगा जीडीआर, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। लेकिन प्रोसेस क्या है? प्रोसेस कुछ इस तरह से है कि एक इंडियन कंपनी, मान लीजिए कि वो अमेरिका में जाना चाहती है, अमेरिका में फ़ंड रेज़ करना चाहती है, तो उनको किसी के ज़रिए ही जाना पड़ेगा, वाया किसी से जाना पड़ेगा। सबसे पहले इंडिया के अंदर एक कस्टोडियन बैंक होंगी जहाँ पे अपनी कोई इंडियन कंपनी अपने शेयर्स उनको होल्ड करने के लिए देगी। यहाँ की इंडियन कंपनी उन शेयर्स को अपने पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करेगी। फिर वो जो कस्टोडियन बैंक है, वो कस्टोडियन बैंक अगर कंपनी, इंडियन कंपनी अमेरिका में शेयर को इशू करना चाहती है तो ये जो कस्टोडियन बैंक है उनका किसी न किसी फॉरेन बैंक के साथ टाई अप होता है, एग्रीमेंट्स होते हैं, कई लोगों के साथ बिजनेस रिलेशन भी हेल्ड करते हैं। तो ये जो कस्टोडियन बैंक है अमेरिका के किसी ओवरसीज़ डिपॉजिटरी बैंक, जिन्हें हम कहते हैं ओवरसीज़ डिपॉजिटरी बैंक के साथ वो ये बातचीत करेगी। इस इंडियन कंपनी के जो शेयर्स हैं वो ओवरसीज़ डिपॉजिटरी बैंक को होल्ड करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यानी इंडियन कंपनी यहाँ पे कस्टोडियन बैंक को अपने शेयर्स होल्ड करने के लिए देगी, फिर वही कस्टोडियन बैंक अमेरिका में ओवरसीज़ में डिपॉजिटरी बैंक को शेयर्स होल्ड करने के लिए देगी। सारा काम इलेक्ट्रॉनिकली होता है। ये जो रिसीट, ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, शेयर्स ही होते हैं, बस वर्ड का फ़र्क है, लेकिन एक और भी टेक्निकलिटी है उसमें। यहाँ पे वन रिसीट मिनिमम 10 शेयर्स के हिसाब से होता है। यानी अगर मान लीजिए कोई इंडियन कंपनी 1 लाख शेयर इशू कर रही है तो अमेरिका में वो 1 लाख शेयर्स नहीं होंगे,
अगर मान लीजिए एक रिसीट के अंदर 10 शेयर कंटेन करते हैं, मिनिमम 10 शेयर्स, तो ऑटोमेटिकली आप इस बात को समझ सकते हैं कि वहाँ पे 1 लाख शेयर्स नहीं होंगे, वहाँ पे 10,000 रिसीट होंगे, बिकॉज 1 रिसीट मिनिमम कंटेन्स 10 शेयर्स। तो यहाँ पे हो गया, इंडिया ने कस्टोडियन बैंक को दिया, ठीक है, कस्टोडियन बैंक ने वो शेयर्स इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म होल्ड करके दूसरी ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक को भी दे दिया, ओके, वो हो गया, वो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। अब क्या होगा, अब वो जो ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक है, अब नाम ही मतलब है बैंक, ओके, बैंक जैसे पैसे होल्ड करती है इलेक्ट्रॉनिकली, आज सारा काम वैसे ही हो रहा है, ओके, उसी तरह शेयर्स को भी होल्ड करते हैं। और वो डिपॉजिटरी बैंक एक इंडियन कंपनी की मदद करती है फंड रेज करने में, उनके शेयर्स को क्योंकि मैंने अमेरिका का नाम लिया तो ADR में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जैसे हम कहेंगे अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। फिर वो शेयर्स वहाँ पे जो इन्वेस्टर्स होंगे वो उन ADR को क्या करेंगे, परचेस करेंगे। उनको इन्फॉर्म किया जाएगा कि एक इंडियन कंपनी अमेरिका के अंदर शेयर इशू कर रही है, यानी रिसीट इशू कर रही है, उनकी ये वैल्यू है। इस तरह से जानकारी पहुंचेगी लोगों तक, और वहाँ के जो इन्वेस्टर्स हैं, जो इंटरेस्टेड हैं कि वो इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, राइट, तो वो इस अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट में इन्वेस्टमेंट करेंगे। इस तरह से एक इंडियन कंपनी को अमेरिका की तरफ से फंड रेज करने का मौका मिल जाता है, क्योंकि एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। अमेरिका की करेंसी को हम डॉलर कहते हैं, तो ऑटोमेटिकली एक इंडियन कंपनी को डॉलर अर्न करने का मौका मिल जाता है। वो जो पैसा है वो डिपॉजिटरी बैंक में जमा होता है, और वो डिपॉजिटरी बैंक सीधे इंडियन कंपनी के अकाउंट में क्या किया जाता है, अमाउंट को दूसरी करेंसी में शिफ्ट करके उनके अकाउंट में शिफ्ट कर दिया जाता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। सीधी बात है, एक करेंसी को दूसरी करेंसी में ट्रांसफ़र करने के लिए, राइट, सेंट्रल बैंक की मंजूरी की ज़रूरत पड़ती है। सेंट्रल बैंक की मंजूरी मिलेगी और डॉलर विल बी कन्वर्टेड इनटू इंडियन रुपी। उसी तरह आगे चल के जब कभी भी अगर इंडियन कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड पे करना चाहे, तो यही इंडियन कंपनी, राइट, डिविडेंड पे करेगी, डिपॉजिटरी बैंक में वहाँ पे जमा किया जाएगा। दैन दैट इंडियन रुपी विल बी कन्वर्टेड इनटू डॉलर करेंसी। Again, the permission is needed from the RBI, from the central bank. Then only you can do such kind of activity to convert one currency into another currency. और इस तरह से वहाँ के इन्वेस्टर्स को इंडियन कंपनी की तरफ से जब जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो उनको डिविडेंड ज़रूर मिलेगा। तो ये पुख्ता जानकारी आपको मिल चुकी है। आपको एक पता चल गया कि इंडियन कंपनी डायरेक्ट, राइट, किसी देश में जाके कदम जमा के एकदम मतलब चली जाएगी और वहाँ पे जाके शेयर इशू कर लेगी, बहुत आसान काम है, बिल्कुल नहीं है। हर देश का काम करने का तरीका अलग होता है। इंडिया के रूल्स रेगुलेशंस अलग हैं, अमेरिका के रूल्स रेगुलेशंस अलग हैं, हर देश के रूल्स रेगुलेशन अलग हैं। शेयर इशू करने के लिए, पैसा रेस करने के लिए अथॉरिटीज़ डिफरेंट होती हैं। हमें वहाँ की पॉलिसी का पूरी तरह से, है ना, सम्मान के साथ फॉलो करना पड़ता है, ताकि वहाँ की गवर्नमेंट को कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ना हमें फ़ंड रेस करने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो इस तरह से एक इंडियन कंपनी बाहर के देश में जाके, राइट, एक्स्ट्रा फंड फॉरेन करेंसी में रेस कर सकती है। अमेरिका के अलावा अगर कोई इंडियन कंपनी दूसरे देशों में जाके अगर फंड रेस करना चाहती है, तो वहाँ पे उन्हें GDR के बेस पे इशू करना पड़ेगा। प्रोसेस बिल्कुल ऐसी ही है। इंडियन कंपनी पहले कस्टोडियन बैंक में अपने शेयर्स को होल्ड करवाएगी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। कस्टोडियन बैंक ओवरसीज़ डिपॉजिटरी बैंक में शेयर्स को ट्रांसफ़र कर देगी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। फिर वहाँ पे ओवरसीज़ डिपॉजिटरी बैंक शेयर्स को, राइट, उस रिसीट में इशू करेगी। आपको मैंने पहले ही जानकारी दे दी कि रिसीट मिनिमम 10 शेयर्स को, राइट, होल्ड करता है। अगर कोई व्यक्ति, वहाँ का इन्वेस्टर, ओके, वो अगर 10 रिसीट परचेस करता है, इसका मतलब हमारे इंडियन आंकड़ों के हिसाब से इट मीन्स दैट पर्सन इज़ एक्चुअली परचेसिंग 100 शेयर्स। वो 10 रिसीट परचेस करेगा, इसका मतलब होता है कि वो 100 शेयर परचेस कर रहा है। इस तरह से 1 lakh shares is converted into 10,000 receipt, because one receipt contains minimum 10 equity shares. ओके, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स भी इशू किए जा सकते हैं, फ़ायदा है। तो एक इंडियन कंपनी को बहुत अच्छा मौका है कि वो फॉरेन कंट्री में जाके पैसा रेस करती है, और कंपनी को बहुत बड़े पैमाने पे फंड मिलता है अपने कई सारे प्रोजेक्ट, बिजनेस एक्टिविटी को कवर अप करने के लिए। एक कंपनी को नेशनल से इंटरनेशनल कंपनी बनाने में मौका मिलता है। उसी तरह GDR भी वही है, प्रोसेस भी सेम है। अब IDR, तो IDR का इस प्रोसेस वही है। मैंने जो बात कही वो तीनों के लिए थी, किसी एक के लिए नहीं थी, ना वो अमेरिका के लिए थी, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, वो सब के लिए था।
अब आइडिया का मतलब होता है बिल्कुल उल्टा, अपोजिट, यानी वहाँ की कोई कंपनी अगर इंडिया में आके अपने शेयर इशू करना चाहती है और इंडियन रुपीज़ में अपने फंड रेज करना चाहती है, यानी फॉरेन कंपनी आ रही है हमारे देश में और यहाँ पे वो शेयर इशू करके क्या करना चाहती है, फ़ंड रेज करके अपनी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करवाना चाहती है। और हमें भी मौका चाहिए, हम सिर्फ इंडियन कंपनी से कहाँ खुश रहने वाले हैं। इंडियन कंपनी के अलावा इन्वेस्टर्स ये भी सोचते हैं कि वो अपना पैसा बाहर की किसी देश की बड़ी मुख्य प्रमुख है ना कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करें ताकि उन्हें भी अच्छी खासी दूसरी करेंसी में कमाने का मौका मिले। तो इस तरह से इन्वेस्टर्स यहाँ के वहाँ के देशों में वहाँ की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्लियर, और वहाँ की कंपनियाँ यहाँ पे आके भी शेयर इशू करके यहाँ से पैसा, यहाँ से फंड रेज कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट ADR, GDR एंड IDR. I hope you understand all the important content about ADR, GDR एंड IDR. कई बार बच्चे इस कंसेप्ट को पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, या फिर बेसिक पूरी तरह से आइडिया नहीं होती, लेकिन उसको पढ़ें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनेंशियल नॉलेज बहुत ज़रूरी है, सिर्फ एक ज़रिए से पैसा कमाने का कोई मतलब नहीं है। आज के ज़माने में दिस इज़ 21st सेंचुरी एंड डोंट अर्न मनी फ्रॉम अ सिंगल सोर्स। यू शुड हैव द फाइनेंशियल नॉलेज अबाउट डिफरेंट करेंसीज, डिफरेंट स्टॉक मार्केट कंटेंट्स, डिफरेंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो आप लोगों के पास जितना इन चीज़ों का नॉलेज रहेगा तो आप अपने सोर्सेज को बढ़ाएंगे, प्रमुख तरीके पे आप अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत ही सीरियसली सोचेंगे। तो इस बात को बिल्कुल सोचें समझें। तो ये बातें मैंने आज आपके सामने कही, आपको होप कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। सो आई कंप्लीटेड माई दिस लेक्चर। वेरी सून दूसरे टॉपिक पे मिलेंगे, हम दूसरे टॉपिक को भी कवर करेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, नमस्ते, मिलते हैं फिर से।